Welcome friends, welcome to GateMentor YouTube channel. In today's class, we will discuss the mechanism of machining and we will find out the relation for the shear angle. Before starting the class, let me read your comments. आज की क्लास में तो पता नहीं क्या हुआ है, इसमें व्यूज़ कम आया है, काफ़ी कमेंट भी कम ही है. मोहन कुमार का कमेंट है, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट रिसोर्स, थैंक आई अप्रिशिएट ऑसम टीचिंग, थैंक यू मोहन. Nilesh Kumar, just now watched your lecture. Very good, sir. Thank you, and Great Mentor team for bringing. Thank you, Nilesh. It is Bhupendra saying that it is easy to understand. Thank you, sir. Thank you, Bhupendra. Kilendra, thank you very much, sir. You have made my concept very clear. Please always provide these type of great videos. Definitely, Kiran, we will try to give maximum input and we will make maximum number of videos. And thank you for your comment. Kamlesh, I am very thankful to your video. Lecture is guide for me. Thank you, Kamlesh. Sanjay Kumar, your video is super and nice explain. Thank you, sir. Thank you, Sanjay. चलिए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग क्या सिर्फ दो लोग हैं. मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूस हर वीडियो में वो आके डिसलाइक करते हैं. दोस्त, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप जब डिसलाइक करते हैं तो आप कमेंट भी डालिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, सो वी कैन वर्क ऑन दैट टू इम्प्रूव. अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप यहाँ पे डिसलाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसमें कमेंट भी लिखिए कि किस कारण से आपको क्या दिक्कत हो रही है, राइट. वैसे मैं जानता हूँ कि डिसलाइक करने वाले नॉर्मली स्टूडेंट होते नहीं हैं. आई नो वेरी वेल कि वो डिसलाइक करने वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो डिसलाइक करने वाले फ्रस्ट्रेटेड इंसान होते हैं. तो यदि आप फ्रस्ट्रेटेड इंसान हैं और डिसलाइक कर रहे हैं तो बिल्कुल आप डिसलाइक करिए. अगर आपकी आत्मा को शांति मिलती है इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहिए, आप डिसलाइक करते रहिए, आई डोंट माइंड. चलिए, बट बाकी मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए. मेरे को सिर्फ यहाँ पे देखो, मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? कमेंट से और आपके लाइक से, राइट. मॉनिटरी टर्म में देखें तो यहाँ यूट्यूब में पढ़ाने का कोई मॉनिटरी प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन मोटिवेशन मिलता है मेरे को कब? जब आपके कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं. मोटिवेशन मिलता है जब आपके लाइक्स आते हैं. मेरे को तब भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट भी दोगे, बिकॉज दैट गिव्स द मोटिवेशन टू इम्प्रूव. अगर आप नेगेटिव कमेंट देते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप नेगेटिव कमेंट देते हो तो वो अपने कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है. आप बिल्कुल जो भी आपको समस्या आती है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा, राइट. और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड इंसान हैं, आपको डिसलाइक करके मजा आता है, तो आप खुश रहिए, आप डिसलाइक करते रहिए, आपकी चिंता हमको नहीं है. बाकी हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि एप्लीकेशन भी हम लोग का है, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. उस एप्लीकेशन में हम सारे गेट के पेपर्स जो हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज सारे पेपर्स हम डालेंगे, जो कि आपको किसी और एप्लीकेशन में मिलेगा नहीं. अभी उसमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो दैट विल हेल्प यू, राइट. सारे पेपर्स मिल जाएंगे, एडिशनल उसमें क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, कुछ नोट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को यूज़ करके आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. बाकी वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि यार यूट्यूब में यहाँ पे मेरी एक ही कमाई है और वो है कितने बंदे यहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, राइट, नथिंग एल्स. तो आई होप कि आप मेरे को मोटिवेट करेंगे. और कमेंट्स आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव डालें, आपको जो भी दिक्कत आती है मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि उसको आप डालिए. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आई एम देयर टू हेल्प यू, राइट. सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. चलिए, सो अब आज के टॉपिक में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन. What is the mechanism of chip formation? The topic is the mechanism
mechanism of chip formation. So today we will discuss the mechanism of chip formation. दोस्तों ऑर्थोगोनल मशीनिंग के केस में कल हमने ये डायग्राम को डिस्कस किया था। कल जब हमने ऑर्थोगोनल मशीनिंग डिस्कस करी थी तो इस डायग्राम को हमने डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे दिस इज द डायग्राम फॉर द ऑर्थोगोनल मशीनिंग। अब इस डायग्राम को एक बार अपन फिर से थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये टूल आपको दिखाई दे रहा है, ये टूल है, राइट। ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं मशीन्ड सरफेस, मशीन्ड सरफेस। दोस्तों ये मशीन सरफेस है, क्यों? क्योंकि टूल जो है वो ऑलरेडी ये सरफेस को मशीन करके जा चुका है। टूल जो है वो ऑलरेडी इस सरफेस को मशीन करके जा चुका है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे मेरे को एक एंगल दिखाई दे रहा है। दिस एंगल इज अल्फा। अब ये अल्फा का एंगल अगर आप देखें तो ये अल्फा क्या है? अल्फा जो है वो मशीन सरफेस पे परपेंडिकुलर और टूल के बीच का एंगल है। मशीन सरफेस के परपेंडिकुलर और टूल के बीच का एंगल है। इस एंगल अल्फा को दोस्तों हम कहते हैं, दिस एंगल अल्फा को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल रेक एंगल, ऑर्थोगोनल रेक एंगल। दोस्तों आगे हम जाके जब टूल सिग्नेचर पढ़ेंगे वी हैव कम टू नो कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेक एंगल, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा हम यूज कर रहे हैं, ये जो अल्फा आपको दिखाई दे रहा है, इस अल्फा को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल रेक एंगल। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं सिंपली हम बोलते हैं रेक एंगल, तो वी आर रिफरिंग टू द ऑर्थोगोनल रेक एंगल। क्योंकि आगे जाएंगे अब टूल सिग्नेचर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको वेरियस टाइप्स ऑफ रेक एंगल मिलते हैं, राइट। यहाँ पे जो अल्फा हमको दिखाई दे रहा है, ये अल्फा जो है इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल रेक एंगल, या नॉर्मल टर्म में हम इसको सिंपली रेक एंगल से भी डिफाइन करते हैं। ऑर्थोगोनल रेक एंगल को हम नॉर्मल टर्म में रेक एंगल भी कह देते हैं। दोस्तों इसके बाद इसमें मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये थिकनेस को मेरे को कट करना है। ये थिकनेस आप देख पा रहे हैं, ये थिकनेस को मुझे कट करना है। तो ये T1 जो है इसको मैं कहता हूं अनकट चिप थिकनेस। और जब चिप फॉर्म हो गई, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टूल इसने कट किया, टूल ने कट किया। अब ये जो पोर्शन है, ये चिप मेरी फॉर्म हो चुकी है। दोस्तों क्लियर हो रहा है? ये आपका वर्क पीस है और टूल इसको कट करते जा रहा है। तो ये यहाँ पे मेरा चिप फॉर्म हो गया। तो इस एंगल को हम कहते हैं T2 को, सॉरी इस लेंथ को हम T2 को हम कहते हैं कट चिप थिकनेस, कट चिप थिकनेस। दोस्तों ये कट चिप थिकनेस को हम नॉर्मली भाषा में हम इसको सिर्फ चिप थिकनेस ही बोल देते हैं। आपको कट चिप थिकनेस नहीं लिखा हुआ, आपको क्वेश्चन में मिलेगा चिप थिकनेस इज 0.3 mm, राइट। तो एक्चुअली चिप थिकनेस इज नथिंग बट कट चिप थिकनेस। कट चिप थिकनेस को ही हम चिप थिकनेस कह देते हैं। अब हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं R, दैट इज T1/T2। इसको हम कहते हैं चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस दिस इज नोन एज द चिप थिकनेस रेशियो। चलिए, अब ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है AB, ये जो प्लेन AB आपको दिखाई दे रहा है, इस AB को हम कहते हैं दोस्तों shear प्लेन। AB is known as the shear plane। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस shear plane? दोस्तों ये shear plane का क्या मतलब है हमको समझना है। अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द shear plane। ये shear plane क्या है? अलोंग दिस प्लेन हमने जब
शुरुआत में मशीनिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि मशीनिंग में मटेरियल रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप, और जो चिप फॉर्म होता है वो शेयर फेलियर की वजह से होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लेन ए बी के अलोंग जो है वो मेरी चिप जो है वो शेयर ऑफ हो रही है। अलोंग द प्लेन ए बी द चिप इज गोइंग टू बी शेयर ऑफ। तो वो प्लेन जिसके अलोंग मेरी चिप शेयर ऑफ होती है उस प्लेन को हम कहते हैं शेयर प्लेन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चिप कैसे फॉर्म होगी? शेयर फेलियर के कारण। और शेयर फेलियर कहां पे हो रहा है? शेयर प्लेन के अलोंग। तो ए बी क्या है? इसको हम कहते हैं शेयर प्लेन। सो लेट मी डिफाइन प्लेन ए बी is the shear plane. It is the plane about which chip shear off, वो प्लेन जिसके अबाउट चिप शेयर ऑफ होती है उसको हम कहते हैं शेयर प्लेन। चलिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आगे हमको बहुत काम में आएगा, वो है फाई। ये फाई आपको दिख रहा है? फाई दिख रहा है? ये एंगल है फाई। इस फाई को हम कहते हैं शेयर एंगल। फाई इज नोन एज द शेयर एंगल। From the diagram we can see that the phi is the angle between the machine surface, ये आपका मशीन सरफेस या टूल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसको हम VC भी लिख सकते हैं। ये टूल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, राइट, VC। तो हम इसको कह सकते हैं कि व्हाट इज द shear angle? It is the angle between the cutting velocity and the shear plane, or we can define it as the angle between the machine surface and the shear plane. So phi is the shear angle between, normally it is defined as the angle between shear plane and machined surface. Machined surface. I hope up to this point you are clear. तो यहाँ पे इस डायग्राम में जितने भी टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, T1 अनकट चिप थिकनेस, T2 चिप थिकनेस, AB shear plane, phi shear angle and alpha is orthogonal rake angle और normally known as the rake angle. I hope यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को काम क्या करना है कि मेरे को R और फाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। चिप थिकनेस रेशियो और फाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, 2 मिनट में अपन इसको निकाल सकते हैं। विद इन 2 मिनट्स वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन आर एंड फाई। मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब ये डायग्राम से अगर मैं देखूं तो दोस्तों, अब ये डायग्राम से हम क्लियरली लिख सकते हैं। अनकट चिप थिकनेस T1 is equals to दिस एंगल AC, सॉरी दिस लेंथ AC, T1 जो है वो AC के बराबर होगा। So that is equals to AB and this angle is phi, so that is equal to AB sin phi. Now T2 would be
इक्वल टू ए डी, T2 जो है वो AD के बराबर होगा। एम आई क्लियर? कट चिप थिकनेस T2 जो है दैट इज इक्वल्स टू AD एंड दिस एंगल इज फाई, सो दिस एंगल वुड बिकम, और ये एंगल अल्फा दिया है तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, दिस एंगल इज फाई माइनस अल्फा, सो आई कैन राइट T2 इज इक्वल्स टू AB cos phi minus alpha. Is it visible? Just a minute. Cos phi minus alpha. I hope it is clear to everybody. यहाँ तक तो अपने को क्लियर होगा। T1 मेरे को मिल गया, T2 मेरे को मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। So मैं फिर से लिख लेता हूँ। T1 क्या निकाला था हमने? T1 निकाला था AB sin phi, और T2 मेरे को मिला था AB cos phi minus अल्फा, राइट। मेरे को चाहिए R इज इक्वल्स टू T1 बाई T2, so I got the value of R, that is equals to sin phi divided by cos phi minus alpha. So I get the value of R, that is equal to sin phi divided by cos phi minus alpha. अगर ये टर्म्स को मैं रीअरेंज कर दूं, by rearranging the terms, I get the condition that tan phi is equals to R cos alpha divided by 1 minus R sin alpha. So friends, using this relation, अभी थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिएगा। ये रिलेशन को यूज करके अगर मुझे R मालूम हो और अल्फा मालूम हो तो मैं शेयर एंगल फाई को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझने वाली इक्वेशन है। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे फिर लिखता हूँ, tan फाई इज इक्वल्स टू R cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस R sin अल्फा। चलिए अब अगर मैं ये रिलेशन की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशन, अगर मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये रिलेशन को जब मैं डिराइव किया हूं तो देखो ये मैंने कुछ नहीं किया इसके डेरिवेशन के लिए, मैंने सिंपल ज्योमेट्री यूज करी है, T1 T2 की वैल्यू कैलकुलेट करी है यूजिंग द सिंपल ज्योमेट्री, और मेरे को ये रिलेशन मिला है। तो ये रिलेशन से अगर मैं फाई कैलकुलेट करता हूं, इस रिलेशन से अगर मैं फाई कैलकुलेट करता हूं, तो ये रिलेशन से मेरे को ये रिलेशन से मेरे को मिलेगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फाई। दोस्तों अब यहां पे जो मेरी बात आपको ध्यान से समझनी है वो बात ये समझनी है, जस्ट अ मिनट, जो बात आपको ध्यान से समझनी है वो बात ये समझनी है दोस्तों कि ये रिलेशन मेरे पास में है जो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फाई देता है। अभी हम आगे वाली क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे हमको फाई को निकालने के लिए और भी बहुत सारी इक्वेशंस मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, टू, इसको हम कहते हैं अर्स्ट मर्चेंट इक्वेशन, 2 फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर मैं ये फॉर्मूले से फाई की वैल्यू निकालता हूँ और ये फॉर्मूले से फाई की वैल्यू निकालता हूँ, ये सपोज फॉर्मूला 1 है और ये फॉर्मूला 2 है, तो वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम इक्वेशन 1 विल नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम इक्वेशन 2, वुड नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम इक्वेशन 2। राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले से वैल्यू निकालता हूं तो राइट आंसर वुड बी 5-1। 5-1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5-1 के लिए ये फॉर्मूला जब मैंने डिराइव किया है तो मैंने कोई एजम्पशन
नहीं लिया है। आई होप इट वुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी। दोस्तों यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको क्लियर होना चाहिए। अब लेकिन आप मेरे सवाल पूछोगे कि सर अगर इस फॉर्मूले से, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरे सवाल पूछोगे कि सर अगर ये फॉर्मूले से सही वैल्यू मिलती है तो ये फॉर्मूले को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, राइट। ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फाई जो है वो शेयर एंगल है, लैम्डा जो है वो उसको हम फ्रिक्शन एंगल कहते हैं, और अल्फा जो है वो रेक एंगल है। तो इसको मैं आगे फिर से क्लास में डिराइव करवाऊंगा इस फॉर्मूले को। लेकिन ये फॉर्मूले से अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे फाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी, जबकि ये फॉर्मूले से मेरे को शेयर एंगल यानी कि फाई की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर फार्मूला नंबर 1 से मेरे को एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है फाई की, तो फिर बाकी मेरे को शेयर एंगल की बहुत सारी रिलेशंस है। अर्न्स मर्चेंट रिलेशन है, मॉडिफाइड अर्न्स मर्चेंट रिलेशन है, ली शैफलर, बहुत सारी इक्वेशन, उस पर आप दिमाग पे जोर मत डालिए, पर बहुत सारी इक्वेशन हैं जिससे हम फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये फॉर्मूले से मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है तो बाकी किसी और रिलेशन को यूज़ करने की क्या आवश्यकता है, बाकी किसी और रिलेशन को यूज़ करने की क्या आवश्यकता है। अब सुनिए कि ये रिलेशन को अगर मेरे को यूज़ करना है तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को आर की वैल्यू चाहिए और अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी टूल सिग्नेचर से, कैसे मिलेगी वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। पर जो भी टूल आपको दिया हुआ है उसका टूल सिग्नेचर आपको मालूम होगा तो आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूले से अगर मेरे को फाई निकालना है तो ये फॉर्मूले के हिसाब से फाई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड अल्फा। तो यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आर की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो आर क्या होता है, T1/T2, करेक्ट। T1 मैं ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करके T1 की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन T2 यानी कि चिप थिकनेस, दोस्तों मेरे पास कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है जिसको यूज करके मैं T2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकूं। T2 की वैल्यू मैं तभी कैलकुलेट कर सकता हूं जब एक्चुअल मशीनिंग हो रही होगी। T2 की वैल्यू कब कैलकुलेट कर पाऊंगा, जब एक्चुअल मशीनिंग हो रही होगी, तो फिर मेरे पास चिप आएगी और मैं वर्नियर से उसकी थिकनेस जो है वो कैलकुलेट करूंगा। तो जिस समय मशीनिंग नहीं हो रही है उस समय पे मेरे पास T2 को ऑब्टेन करने का कोई तरीका नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, T2 कब मालूम चलेगा, जब एक्चुअल मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा होगा, राइट। जब एक्चुअल मशीनिंग ऑपरेशन होगा तो चिप आपके पास में एक्चुअली आएगी और आप उसको वर्नियर से ले जाके फिर आप चिप थिकनेस कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको T2 मालूम होना चाहिए, और T2 जो है वो तभी मालूम चलेगा जब एक्चुअल मशीनिंग हो रही होगी, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं, मेरे को प्रैक्टिकली ही मशीनिंग करने के बाद चिप की थिकनेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो अब समस्या क्या होती है, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि अगर मान लो मैं कोई मशीन टूल को डिजाइन कर रहा हूं, करेक्ट है। अब अगर मैं मशीन टूल को डिजाइन कर रहा हूं और मेरे को उसमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फाई की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर पाऊंगा क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला तो तब यूज होगा जब एक्चुअल मशीनिंग हो रही होगी, और अभी तो मैं मशीन डिजाइन कर रहा हूं। जब मशीन डिजाइन कर रहा हूं तो मशीनिंग होगी नहीं, होगी नहीं तो मेरे को आर की वैल्यू नहीं मालूम चल पाएगी, आर की वैल्यू नहीं मालूम चल पाएगी, राइट। तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फाई फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके लिए आगे क्लास में जो रिलेशंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। ये फॉर्मूले से एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी, ये फॉर्मूले से आपको फाई की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये फॉर्मूले को यूज करने के लिए मेरे को एक्चुअल मशीनिंग ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, जो कि एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग मैं नहीं कर सकता, राइट। तो एट द टाइम ऑफ डिजाइन मैं दूसरे शेयर एंगल रिलेशंस को यूज करता हूं। एम आई क्लियर अबाउट रिलेशन, ये रिलेशन से फाइव की एक्चुअल वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन अबाउट रिलेशन कैन ओनली बी यूज्ड when actual machining is performed।
और आर इज नोन। आर इज नोन, तो दोस्तों अगर आर नोन होगा तो मैं ये फॉर्मूले से ही फाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। हिंदी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे रिलेशन से फाई की वैल्यू निकालते हैं। किसी और रिलेशन पे आप तभी जाओगे जब आपको क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट गिवन। अगर आर की वैल्यू आपको मालूम है तो आप यही फॉर्मूले को यूज़ करके शेयर एंगल निकालोगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से मेरे को एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर एंगल मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आर की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं होती। आर की वैल्यू मेरे को तभी मालूम होगी जब मैं मशीनिंग करूंगा। तो मेरा बॉटम लाइन जो है वो यहाँ पे ये है कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन, क्वेश्चन में अगर आर की वैल्यू आपको दी हुई है तो आप ये फॉर्मूले को यूज करके ही फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे तक हम सारे लेक्चर जो है वो मशीनिंग के डाल देंगे। और मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा कि गेट पेंटर का जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। उस ऐप के थ्रू अभी हमने पढ़ा नहीं है उसमें, लेकिन कुछ समय दिसंबर के अंदर अंदर ही उसमें सारे गेट के पेपर, ईएससी के पेपर्स विथ ईयर वाइज, और खासकर ईयर वाइज तो आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे मान लो मैं अभी आपको मशीनिंग पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो आपको क्या चाहिए कि मशीनिंग के सारे गेट के क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल जाए, ताकि आप उनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सको। तो हम लोग का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको टॉपिक वाइज भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव कमेंट ही डालिए। हाँ, लेकिन पॉजिटिव कमेंट भी डालते रहिए, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव कमेंट नहीं डालेंगे, सर ने बोला है कि खाली नेगेटिव नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। नेगेटिव कमेंट भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कमेंट भी डालते रहिए, क्योंकि मोटिवेशन आगे पढ़ाने का उससे ही मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने टाइम दिया, वीडियो देखा, और रेगुलर रहिए। आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, अगर आप 2011 के लिए जा रहे हैं तब भी आई विल आस्क यू कि रेगुलर रहिए। मेरे लेक्चर 2-3 घंटे के मैं लेक्चर नहीं बनाता, क्योंकि वो मालूम है वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। शॉर्ट लेक्चर्स रहते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट मैक्सिमम, राइट। तो अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो साइमल्टेनियसली, अगर आप प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो गई तब भी साइमल्टेनियसली आप इस लेक्चर्स को देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और आज शाम को मैं अभी रिमेनिंग डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके लिए भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।